अरे टॉपिक का नाम क्या है बताइए? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। बताइए टॉपिक का नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। बताइए इसके लेखक कौन है? बोलो, इसके लेखक कौन है? W.H. ऑडेन। याद रहेगा कौन है? W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन का पूरा नाम जल्दी बोलिए। विस्टन हग ऑडेन। क्या नाम है? विस्टन हग ऑडेन। क्या नाम है? विस्टन हग ऑडेन। सबसे पहले हमेशा की तरह हम जानेंगे किसके बारे में? अबाउट ऑथर। किसके बारे में? अबाउट ऑथर के बारे में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। विस्टन हग ऑडेन वाज बोर्न इन 1907। ठीक है, मतलब इनका जो जन्म हुआ है उनका हुआ 1907 को। जन्म हुआ 1907 को। इनकी मृत्यु कब हुई? 1973। ठीक है, आपसे अगर सवाल पूछे, ठीक है, कि वेन वाज बॉर्न ऑफ W.H. ऑडेन, योर आंसर इज 1907। अच्छा, अगर आपका सवाल पूछे कि वेन वाज डाइड ऑफ W.H. ऑडेन, योर आंसर इज 1973। ठीक है, तो आप बताएंगे कि W.H. ऑडेन का जन्म कब हुआ? 1907 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1973 में। ठीक है, अब आते हैं बाबू, देखिए इनकी कहानी कुछ विचित्र है। विचित्र क्या है सुनिएगा। इनको जो है, यह जो है 1939 में, कब? 1939 में, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का समय है वह, है ना? द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ, समझ गए, तो वह उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ जन्म हुआ था? ध्यान रखिएगा, जन्म स्थान कहाँ है इनका? इंग्लैंड में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। कहाँ चल गए? अमेरिका चल गए। बताइए अमेरिका कब गए? 1939 में। कब गए? 1939 में। आप समझिए, तो जो आदमी का जन्म जो है 1907 में होता है इंग्लैंड में, और वो जाते कब है वहाँ? 1939 में। लगभग इसके बीच 32 साल का गैप है ना? 32 साल। तो आप समझिए, तो W.H. ऑडेन जब 32 साल कहाँ रहे? बताइए तो कहाँ रहे? कहाँ रहे? इंग्लैंड में। और उसके बाद कहाँ रहे? कहाँ रहे? अमेरिका में। तो इसलिए इनकी रचनाओं को 2 फेज में बांटा जाता है। कितने फेज में? 2 फेज, यानी 2 भागों में। एक रचना जो है वह ब्रिटिश फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रिटिश फेज कहलाता है। और जो दूसरी रचना है इनकी, वह क्या कहलाता है बच्चों? अमेरिकन फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? अमेरिकन फेज कहलाता है। और इसी अमेरिकन फेज की एक रचना है जिसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। क्या नाम है? द एज ऑफ एंजाइटी, यानी उम्र की चिंताएं। ठीक है, हम सबकी चिंताएं जो है उम्र को लेकर रहती है, नहीं? तो यह रचना है इनकी अमेरिकन फेज की, जिसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। क्या नाम है? द एज ऑफ एंजाइटी। यह जो रचना आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से गिर रही है, यह रचना जो है कहाँ से ली गई है? तो ध्यान रखिएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रचना आपका अमेरिकन फेज की रचना है W.H. ऑडेन की, जिसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी, वहीं से ली गई है। तो बताइए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन की कौन सी रचना संग्रह से लिया गया है? द एज ऑफ एंजाइटी। आपका आंसर क्या होगा? द एज ऑफ एंजाइटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, सुन लीजिए। और यही रचना के लिए, कौन सी रचना? द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। द एज ऑफ एंजाइटी के लिए सुनिएगा बढ़िया से, समझ गए? एक एक सवाल आपके बोर्ड मॉडल है, अब समझ लीजिए। तो एक एक सवाल जो आपका है वह बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सवाल कहीं आसमान से नहीं टपकता है, आपके किताब का ही होता है। और सच बता रहे हैं, मैं वादा करता हूं कि अगर बच्चा, कोई भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का क्लास मेरा होता है, और उस 45 मिनट अगर ध्यान से सुन लेता है, तो आई प्रॉमिस उसका एग्जाम का एक भी सवाल नहीं छूटने दूंगा। मेरा वादा है उससे, समझ गए? तो आप 45 मिनट मेरे साथ रहिए। ठीक है, हम क्या बोले? एज ऑफ एंजाइटी कहाँ की रचना है?
बताइए अमेरिकन फेज की रचना है, किनकी रचना है, किनकी रचना है, WH ऑर्डेन की रचना है। और इसी रचना के लिए 1948 में 1948 में, कब, 1948 में WH ऑर्डेन को एक प्राइज दिया जाता है और उस प्राइज का नाम है द पुलित्जर प्राइज। क्या नाम है, द पुलित्जर प्राइज। क्या नाम है, द पुलित्जर प्राइज। ध्यान रखिएगा, इसी रचना के लिए WH ऑर्डेन को एक प्राइज दिया जाता है, उस प्राइज का नाम है द पुलित्जर प्राइज। अब आपका सवाल आएगा कि बताइए WH ऑर्डेन को, विस्टन हग ऑर्डेन को पुलित्जर प्राइज से कब सम्मानित किया गया, बताइए कब सम्मानित किया गया, 1948 में। बताइए उनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया यह प्राइज, बताइए कह नहीं पाए, कौन सी रचना के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए दिया गया। अच्छा अगला सवाल बताइएगा, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए WH ऑर्डेन को कौन सा प्राइज दिया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा जी, द पुलित्जर प्राइज। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही वाज वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, प्रतिभावान, ठीक है, एंड इंटेलेक्चुअली यानी बौद्धिक व्यक्ति थे, ठीक है, और विग्रस पोएट सक्षम कवि थे, साथ ही साथ वर्स ड्रामेटिस्ट एक स्वच्छंद नाटककार थे, साथ ही साथ क्रिटिक आलोचक थे, ट्रांसलेटर अनुवादक थे, एडिटर संपादक थे। मतलब कि कुल मिलाकर यह क्या थे, कॉम्बो पैक थे। नहीं आता है हमारे यहाँ है, जैसे रहते हैं कॉम्बो पैक जिसमें बहुत सारी चीजें रहता है, मतलब फैसिलिटी, ठीक है, तो वैसे ही WH ऑर्डेन कॉम्बो पैक की तरह थे। क्या क्या इनके बारे में कहा गया, तो ये क्या थे, नाटककार भी थे, आलोचक भी थे, अनुवादक भी थे, संपादक भी थे, ठीक है, मतलब ये बहुत कुछ थे। अच्छा एक बात और बहुत बढ़िया, हु सेड क्वेश्चन, हु सेड द पोएम इज अ सीरियस गेम। कौन कहा कि कविता एक सीरियस गेम है, बताइए कौन कहा कि कविता एक सीरियस गेम, बताइए, तो आपका WH ऑर्डेन। बताइए WH ऑर्डेन ने कविता के बारे में क्या विचार दिया, तो उन्होंने यह कहा कि पोएम इज अ सीरियस गेम, पोएम इज अ सीरियस गेम, ठीक है। अच्छा एक बात और, ऑर्डेन लेफ्ट इंग्लैंड अर्ली, बता दिया अभी जस्ट हम। बताइए WH ऑर्डेन इंग्लैंड कब छोड़े, 1939 में। कब, 1939 में। अगला है, बता दिया आपको कि ऑर्डेन्स की रचनाओं को कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में, 2 भागों में। एक का नाम ब्रिटिश फेज, दूसरे का नाम अमेरिकन फेज। ब्रिटिश फेज में रचनाएं कौन कौन आती है, सुनिए कौन कौन आती है, बोलिए, ऑरेटर, एंड अनदर टाइप। अब बताइए द ऑरेटर ब्रिटिश फेज की रचनाएं हैं कि अमेरिकन फेज की। आपसे इतना कुछ नहीं पूछेगा बिहार बोर्ड, ठीक है, आपसे पूछेगा क्या, तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि बताइए ऑरेटर के लेखक कौन है, यानी हु रॉट ऑरेटर। योर आंसर इज WH ऑर्डेन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पूछ सकता है कि हु रॉट द डांस ऑफ डेथ, ठीक है, योर आंसर WH ऑर्डेन, ठीक है। अच्छा आपसे ऐसे पूछ सकता है, सुनिए जहां जहां हम घेर रहे हैं, मैं जहां जहां घेर रहा हूं, आप समझिए कि वह आपका MVVI है, मतलब मस्ट VVI, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसको आप सीखे, उसको याद करें किसी भी हालात में, समझ गए, जहां जहां मैं घेर रहा हूँ, समझ गए। अच्छा अगला आपका है, समझिएगा, एक बहुत बढ़िया, बताइए इससे पहले हम लिखवाए थे कि बताइए हु वाज द फादर ऑफ फ्री वर्स। याद कीजिए, लिखवाए थे आप लोग, क्वेश्चन में बनाए भी हैं, हु वाज द फादर ऑफ फ्री वर्स।
वाल्ट व्हिटमैन, बिल्कुल वाल्ट व्हिटमैन। तो वैसे यह जो कविता है यह लिरिक है। क्या है? लिरिक है। क्या है? लिरिक है। आपसे अगर पूछे कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जैसे देखो सुनो इधर, इससे पहले हम लोग बात किए स्वीटेस्ट लव एट नोट, ऐसी कविता है तो लव पोयम है, बताए ना जी, या फिर लिखे थे कि मेटाफिजिकल पोयम है। ठीक है, अच्छा उसी तरह से हम लोग पढ़े सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या पढ़े उसमें कि यह भी जो लिरिक है फ्री फास्ट जिसको बोले थे हम। ठीक है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट भी क्या है? यह फ्री वर्स है, सॉरी लिरिक है। क्या है? लिरिक है। अब बहुत बढ़िया चीज एकदम, ठीक है, बहुत लोग ध्यान रखिए, कविता जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, समझ गए? कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। देखिए कविता जो कहती है उसका मूल रूप कुछ और भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को, मतलब कविता के दो तरह के अर्थ होते हैं। एक होता है आपका लिटरली मीनिंग, जिसको आप शाब्दिक अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाब्दिक अर्थ बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका होता है इम्प्लाइड मीनिंग। क्या होता है? इम्प्लाइड मीनिंग, जिसका मतलब क्या होता है? भावार्थ होता है। क्या होता है? भावार्थ होता है। तो देखो बउआ, इसमें शाब्दिक अर्थ पे अगर हम बात करेंगे तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, बुझाया? इसलिए इसमें हम भाव के अर्थ पे बात करेंगे, आखिर इस कविता का भाव क्या है। तो अब देखिए यहाँ कविता, आखिर W.H. ऑर्डन इतना बढ़िया कविता लिख रहे हैं, तो इसका थीम क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है? तो सुनिए, दिस पोयम टॉक अबाउट फ्रस्ट्रेशन। आज 100 में से 95 लोग, 100 में से 95 लोग क्या है? क्या है? टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। ठीक है, यह कविता उसी के आधार पे है, उसी पे बेस है। ठीक है, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, और मानव जीवन की चिंताएं उसको घेरे रखा है। ठीक है, अब वह चिंता है क्या? वह चिंता है क्या मनुष्य को? तो वह चिंता है उसको इसके जीवन के अंत की चिंता है, इस जीवन की बुढ़ापा की चिंता है, और वही फ्रस्ट्रेशन में वो अपना जीवन खत्म हो जा रहा है। तो यह कविता का थीम है मानव जीवन की चिंताएं। क्या बोलिएगा? इस कविता का क्या थीम है? मानव जीवन की निराशाएं कह सकते हैं। क्या है? मानव जीवन की निराशाएं। और सुनिए, यहाँ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब क्या है? सुना रहा है? क्या रहा है? सुना रहा है? पत्तियां तेजी से गिर रहा है। यहाँ पत्तियां जो है वह मनुष्य का प्रतीक है कि आज मनुष्य तेजी से उनकी उम्र गिर रही है। आज मनुष्य का उम्र जो है वो बहुत तेजी से गिर रहा है। ठीक है, सोचिए हमारी लाइफ 60-70 साल में निपट के रह गया है, समझ गए? नहीं हो गया है? बोलिए, जब हम लोग जैसे फ्री लाइफ जी पा रहे हैं, 20 साल का 15 साल का लड़का जो है एकदम टेंशन में कि अपने जीवन को कैसे आगे एस्टेब्लिश करे, समझ गए? तो निराशा, जो मानव जीवन का निराशा है, उसी के आधार पर यह कविता है, समझ गए? तो अब इसके बाद आप लोग मेरे साथ दोहराइएगा कि बताइए कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है? कौन है? बताइए, W.H. ऑर्डन का जन्म कब हुआ? कब? 1907। ठीक है, अच्छा बताइएगा, इनकी मृत्यु कब हुई? 1900। बताइए, इनका जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? बताइए, फिर कहाँ चले गए? अमेरिका कब गए? 1939 में। इतिहास में 1939 का दौर क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है। किसका दौर है? द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है। अब बताइएगा कि जब यह ब्रिटेन में जन्म लिए, इंग्लैंड में जन्म लिए, चले गए अमेरिका। ठीक है, तो इसलिए W.H. ऑर्डन की रचनाओं को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में? एक रचना, उसका नाम क्या है? ब्रिटिश फेज। दूसरा का क्या नाम है? अब ब्रिटिश फेज जो है उसमें कौन कौन सी रचनाएं आती है? और एक
फिर क्या, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन और अनदर टाइम। अच्छा, दूसरी रचना क्या बताया हम आपको, अमेरिकन फेज। इसमें क्या क्या आता है, गिव योर लेटर, दूसरा फॉर द टाइम बीइंग, दूसरा द एज ऑफ एंजाइटी। अब बताइए कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कहाँ से लिया गया है, बोलिए। आप बोल सकते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ठीक है, द फेमस कलेक्शन ऑफ W.H. Auden, दैट्स नेम इज द एज ऑफ एंजाइटी। ठीक है, तो बताइए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट उनकी कौन सी रचना से ली गई है, द एज ऑफ एंजाइटी से। कहाँ से, द एज ऑफ, बताइए W.H. Auden को पुलित्जर प्राइज कब मिला, 1900, बताइए किस रचना के लिए मिला, किस रचना के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। अच्छा, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए W.H. Auden को कौन सा प्राइज मिला, कौन सा प्राइज मिला, द पुलित्जर प्राइज। बताइए W.H. Auden क्या क्या थे, तो वह एक सक्षम कवि भी थे, एक सक्षम नाटककार भी थे, क्रिटिक आलोचक भी थे, ट्रांसलेटर अनुवादक भी थे और एडिटर संपादक भी थे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास मेरी ओर से यही विराम होती है, आगे बात हम करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। लेकिन उससे पहले एक बात और बताना है आप लोग को, समझ गए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। देखिए मैं जो बताया हूँ इसको आप पढ़ के आएंगे, ठीक है, इसको आप पढ़ के आएंगे और सुन लो तुम लोग। लाइव वाला बच्चा जो है वह कमेंट में इसका जवाब देगा, ठीक है, इसका कमेंट में लिखेगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में।